तो राणा मेरे प्यारे आयोनों की हालचाल मजामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो क्लिप को पूरा अवश्य देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। सारी जय भीम दोस्तों भारत ने तो हमारे अपनाया नहीं, हमारे बाबा साहब की फ़ोटो नोट पे लगाई नहीं, लेकिन मलेशिया ने हमारे बाबा साहब की मिलती जुलती फ़ोटो लगा दी है नोट पे, उनको पगड़ी और बेल्ट वगैरह पहना के। और दोस्तों रोड का रंग भी वही रखा है जो हमें चाहिए था, नीला। देखो दोस्तों, ये जो फ़ोटो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये बाबा साहब के बचपन की खेलती हुई फ़ोटो है, जब यहाँ सब खेल रहे होते थे और बाबा साहब को अलग कर दिया जाता था। ये वो फ़ोटो है दोस्तों। हमारे साथ यहाँ तक अन्याय होते आया है, लेकिन आज बाबा साहब ने वो काम कर दिया है कि 1 रिंगित 25 इंडियन रुपए होते हैं। मतलब अगर आप भी कमाओ पैसा तो मलेशियन करेंसी में कमाओ। जय भीम। वाह भाई, क्या ही रिलेटेबल कहानी बनाई। आज से जो जय भीम वाले उनकी जो करेंसी होगी वो रुपया ना होकर रिंगिट ही होगी। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश की करेंसी पर गांधी जी की जगह पर बाबा साहब की तस्वीर लगे, तो कमेंट सेक्शन में जय भीम अवश्य लिखिएगा। बाकी का ये आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिकता है उससे मुलाकात करवाते हैं। रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ देख के एंजॉय कर सकते हैं। हिंदी में अच्छा साउंड नहीं किया ना, शायद इंग्लिश में अच्छा साउंड करे। देखो, There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. है इसलिए तो 15 साल से सरकार नहीं आ रही तुम्हारी। और अगर ये चोरी असेंबली में अलाउड है तो इंडिया गॉट टैलेंट क्या बुरा था? उसमें तो हंसने लायक जोक्स तो होते थे, जैसे गुड इवनिंग। हमने माना कि कमल तो कीचड़ में ही है, पर ये हाथ तो पूरा गटर में डूबा हुआ है। पर छोड़े, बोलने का भी फायदा नहीं, क्योंकि उससे कोई सीट से तो हटाने नहीं वाला। थोड़े दिन का हल्ला होगा, लोग प्रोटेस्ट करने जाएंगे और मार खाएंगे, एंड ही विल जस्ट Lie down and enjoy it. तो देखा ना आप लोगों ने, ये है कांग्रेस की मानसिकता। लड़की है लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ऐसे बयानों पर कुछ नहीं बोलती है, मौन धारण कर लेती हैं। और जो नेता इस पर दांत दिखा रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं, क्या अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर ऐसा इनकी घर की बहन बेटियों किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है, क्या तब भी उस बच्ची से या उस लड़की से या अपनी बहन से यही बात दोहराएंगे कि उसे एंजॉय करना? आप लोगों का हो रहा है 10-12 गाली आ जाती है दिन की, दैट्स ऑल। 10-12 नहीं सर, रोज आना की गालियां। अच्छा, मैंने थ्रेट्स के बीच में से चीर देंगे। ठाकरे आएंगे नहीं फूल डालने के लिए, चीर देंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अस हैव बिकम एंटी नेशनल्स। गालियां मम्मी को पड़ रही हैं, मुझे पड़ रही हैं। मम्मी को क्यों बुला रहे हो यार? मुझे तो 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था कमेंट सेक्शन से। काफी नेगेटिव। मैंने हैवानियत देखी है उस दिन, जिस तरीके से मुझे उन लोगों ने गालियां दी हैं। ये सारी की सारी राहुल गांधी के पास वो लड़कियां बैठी हैं जिन्होंने दिल्ली प्रोटेस्ट यानी जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था सीजेपी पार्टी का, तो मोदी जी के लिए अभद्र भाषा में बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी हैं। साथ ही साथ उनकी माँ को भी नहीं छोड़ा है। अब ये यहाँ बैठकर ये दिखा रही हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें गाली दी जा रही है। भला हमारी माता जी की क्या गलती, हमारी माँ की क्या गलती, उन्हें गालियाँ क्यों दी जा रही हैं? लेकिन जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब इन्होंने मोदी जी को तो गालियाँ दी ही, उनकी स्वर्गीय माता जी को भी नहीं छोड़ा। और अब ये उम्मीद लगा रही हैं कि लोग इन्हें छोड़ दें। फिलहाल मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को जाने दो, गाली गलौज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग तो उसे भी बनाएंगी अपनी छवि चमकाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। नोएडा में मैं निकला था फ्लैट ढूंढने के लिए। ब्रोकर देख दो कितने बनाते हैं। मैंने फ़ोन किया, कह रहा है सर जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। मैंने बोला भाई 3 BHK चाहिए, कह रहा वो नहीं मिलेगा। 2 BHK मिल जाएगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, फुल्ली फर्निश, करा वो भी नहीं मिलेगा। अनफर्निश मिल जाएगा आपको। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। कहता सर कौन कौन रहेगा? मैंने कहा मैं रहूँगा और मेरा एक दोस्त है रहमान। कह रहा है अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कह रहा है एक फ्लैट है लेकिन थोड़ी दूर है। मैंने कहा कहाँ? कह रहा है अलीगढ़। एक ब्रोकर फाइनली मिला मुझे, फ्लैट तय हो गया। उसने बोला सर मैं ना आपको सी व्यू अपार्टमेंट दे दिखाता हूँ। नोएडा में सी व्यू अपार्टमेंट? मैं चला गया भाई, मैं देखता हूँ क्या बना रहा है मेरे को। मैं चला गया अपार्टमेंट देखने के लिए। मैंने पूरा अपार्टमेंट देखा, अच्छा अपार्टमेंट। मैंने कहा भाई सी कहाँ है? कह रहा है सामने ही रहती। मैंने कहा ऐसा आप नहीं बोल सकते भाई। कहता नहीं कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करते हैं ये लोग। इनको लग रहा है देश बदलेगी कांग्रेस जनता पार्टी। बहुत बढ़िया, अच्छी। कोई है फॉलोवर यहाँ पे? मैं ना रोज पूछता हूँ, कोई नहीं मिल रहा है। तो ये 25 मिलियन आए कहाँ से पहले? ये सही था भाई, सी व्यू अपार्टमेंट। पूरा दिन कॉकरोच करने वाले मेरे दोस्त, लेट मी शो यू कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे को थोड़ा फ्लैक्स करना है तेरे सामने। ये देख, ये लाल चौक है कश्मीर में, और ऊपर तेरे को एक फ्लैग दिखाई दे रहा है ना, वो तिरंगा है, भारत का झंडा, जिसको हम सपोर्ट करते हैं ना, ये उसी की वजह से है। और जिसको तू सपोर्ट कर रहा है ना, लगाना छोड़, इसको मेंटेन भी नहीं कर पाएगा वो। तो जिसको हम सपोर्ट करते हैं उसने लगाया भी है, वो मेंटेन भी कर रहा है और वो मेंटेन करेगा भी।
लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ता है और अचीव करने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम यूएस से वापस आए, तुमने एक स्टेज लगाया और एक बंदा पकड़ा, पढ़ा लिखा था, उसको 20 दिन भूखा बिठा दिया स्टेज पे, और उसके बाद तुम सोचो जो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देंगे। देश के किसी भी नेता में इतनी औकात नहीं थी कि कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा लगा सके, लेकिन मोदी जी ने वो कर दिखाया और वो तिरंगा आज भी कश्मीर के लाल चौक पर शान से लहरा रहा है। 80 साल हो गए इंडिपेंडेंस को। आर वी रियली इंडिपेंडेंट? एग्जैक्टली। तो वो प्रोटेस्ट पे गए थे? हाँ ऑफ कोर्स, मैं प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं जाऊंगा, बिल्कुल गया था मैं। अच्छा, वो झारखंड वाली में? ना वहाँ नहीं, इट्स नॉट एस्थेटिक इनफ। मैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे गया था। आजादी हम देखेंगे। वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैं मास्टर्स हूँ सोशियोलॉजी में। कहाँ से? जेएनयू। क्या? It's getting very hot in here. तुम्हें पता है? I like guys who are socially aware. I'm totally socially aware. In fact, I hate our government. मुझे लगता है इट्स अ फैशिस्ट गवर्नमेंट, बिल्कुल कैपिटलिस्ट है, और तो और हमारा लीडर जो है वो एक डिक्टेटर है। कहाँ थे तुम अभी तक? अच्छा, नेक्स्ट डेट पे कहाँ जा रहे हैं? चलते किसी क्लब वगैरह। क्यों, तुम मंदिर नहीं जाते? I'm an atheist, not an अंधभक्त। मम्मी, लड़का मिल गया। आप लोगों को पता है कि वामपंथी किसे कहते हैं, लिबरल किसे कहते हैं? जो समाज में आर्थिक व सामाजिक समानता लाने की बात करता है। ये विचारधारा गरीबों, मजदूरों और समाज से पिछड़ चुके लोगों को एक समान लाने की बात करती है। लेकिन आज हमारे देश में जो ये लिबरलिज्म चल रहा है, ये जो वामपंथी चल रहे हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि समाज में समानता है। इनका मकसद है बस कैसे भी इस देश के टुकड़े हों, कैसे भी हिंदुओं का विरोध किया जाए, बीजेपी को टारगेट किया जाए। यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट करती है, बीजेपी के विरोध में प्रोटेस्ट होता है, भाई ये वामपंथी लिबरल पूरा समर्थन देते हैं। लेकिन झारखंड के छात्रों पर ये मौन हो जाते हैं और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। आज हमारे देश में वामपंथ का मतलब बस यही होकर रह गया है। देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी बड़ी मेजोरिटी है और इस दूसरी बड़ी मेजोरिटी के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना हर सरकार को या हर विपक्ष की जिम्मेदारी है। सरकार तो ख्याल नहीं रख रही है, सरकार तो एक बिल ले आई उसके लिए, वंदे मातरम के लिए। लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि कांग्रेस का रेजोल्यूशन भी है 1937 का, और ये जो 6 लाइनें हैं, 6 पंक्तियां हैं बाद की, उनको बाकायदा इस गीत से हटाया गया और ये मुसलमानों के विरोध करने पर हटाया गया। आज तक वो लाइनें हटी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लाइनों को शामिल करके वंदे मातरम को गाने के लिए कहा। लेकिन एक बात ज़रूर है, कांग्रेस ने जो भी किया है वो अपने वोट बैंक के लिए किया है, मुसलमानों को खुश करने के लिए किया है, और जो संविधान में हमें धार्मिक आज़ादी दी है उसके लिए किया है। मौलाना ने एकदम सही बोला कि कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए वंदे मातरम को बीच में ही रोक दिया। बट उसके बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो कौन से हिंदू हैं जो कांग्रेस पार्टी हुई ये सब देखने के बावजूद भी सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं। बाकी का चलिए आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जो हमारे देश में रह रहे दीमकों को अच्छे से एक्सपोज करती है। और आप लोगों से क्या करें कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। इधर बेंगलुरु जो है ना, कर्नाटक बेंगलुरु, इसमें नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आबादी ज्यादा है मुस्लिम की। यहाँ पे मार देते हैं हम लोग डायरेक्ट घुस के। अरे बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। जितने आपके ये इंडिया में हिंदू लोग हैं, आप बस उनको खत्म करें, बाकी डरने वाली बात कोई नहीं है। आपके भाई लोग बैठे हैं पाकिस्तान में। जो जहाँ पे बिहार हुआ, मतलब कर्नाटक के बाहर जहाँ पे मुस्लिम की आबादी कम होती है, वहाँ पे होता है वो सब। जी जी, देखिए इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं आप लोगों से कि भाई चाहिए कि ये इन हिंदुओं को खत्म करें। जिस दिन जंग होगी ना भाई, जिस दिन जंग होगी कर्नाटक से हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, उस दिन दिखा देंगे हम लोग। बताए भाईजान, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है, किसे सपोर्ट करेंगे आप? अभी जहाँ पे मुस्लिम कंट्री रहेगी, पाकिस्तान अपना है, हम मरे या किसी को काट के खाए। तुम लोग अभी जैसे आपका गांव माता है, उसको घर में लेके जाके रखो ना, बाहर छोड़ देते हो रास्ते पे। अबे तुम्हारे अंदर एक मुसलमान तुम्हारे 1000 पे भारी है, ये ज़हन में रख ले। अच्छा, ताकत दी है क्या? तभी उसी ताकत से तुम लोग लव जिहाद करके लड़कियों को फंसाते हो, है ना?
अपने देश का तो हो नहीं पाया तू। मैं क्या बोला तुझे, पाकिस्तान अपना है। पाकिस्तान तेरा अपना देश है। हाँ, तेरा देश तो फिर आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेज की मासूम जाने मरवा रहा है। इस हिसाब से तो तुझे सबसे पहले पाकिस्तान भगाना चाहिए। किसे 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 पाकिस्तान भाग जाओ। तेरे जैसे जितने एंटी नेशनल है ना इस देश में, उन सबको पकड़ के पाकिस्तान भगाना चाहिए। अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है ना, अपनी पूरा इंडिया के अंदर, अभी सरकार आपकी तरफ है। जिस दिन सरकार हमारी बनी ना, उस दिन बता दो। हम मुसलमान अभी थोड़े सोच ही रहे बस। अरे देखे जनाब, इन हिंदुओं को ना मार मार के भगाए वहाँ से। एक बार जब हम आएंगे ना मैदान में, भगा भगा के मारेंगे इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह जनाब, ये हुई ना बात। तो देखे इनके घरों कब्रिस्तान बना देंगे इनके। क्या बात है जनाब। हाँ तो जनाब ये बताएं, कितनी हिंदू लड़कियां फंसाई थी आपने? 7 है पूरी, स्कूल की है सारी। तो भाई इन हिंदू लड़कियों को थोड़ा मुसलमान बनवाएं आप लोग। देखिए गाय का मांस वगैरह खिलवाएं इनको, तभी तो अच्छे से एकदम जिहाद होगा। वो तो मैंने पढ़वा भी रखा है, 2 पे तो कलमा पढ़वा रखा। हमारी वफादारी पाकिस्तान के प्रति हमने स्कूल में पढ़ने वाली 7 हिंदू लड़कियों को फंसा रखा है और 2 का कलमा भी हो चुका है। जैसे ही हमारा समय आएगा हम हिंदुओं को निपटा देंगे। हमारी सरकार आने दो, हम उनको दिखा देंगे। ये भारत में रहने वाले वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं जो आज भी एक नया पाकिस्तान बनाने के सपने सजोए बैठे हैं। और गलती इस सब में इनकी भी नहीं, इनकी जो आसमानी किताबें हैं वही इनको इस सब तरह की शिक्षा देती हैं। बाकी का जिस भाई ने इन जिहादियों को अच्छे से एक्सपोज किया, इस भाई के चैनल का नाम है फायर निंजा। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जाकर इन वीडियोस को भी दिखिएगा और भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी शांति है कश्मीर में वो बीजेपी की वजह से, मोदी साहब की वजह से, मोदी साहब की वजह से। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद है। आप पत्थर कोई नहीं मारेगा। मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म है, यहाँ 0 है। ये सब कैसे हुआ? हड़तालें खत्म, ये सब किसकी वजह? ये मोदी की वजह से और 370 जो हटा दिया उसकी वजह से। आज की डेट में देखा जाए कि लाल चौक में जाइए, रात के 12 बजे तक बाजार खुला रहता है। जहाँ अब इस वक्त है ये पुलवामा है, यहाँ स्कूलें बंद रहती थी, यहाँ हड़ताल होती थी। तो आज की डेट में लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग बहुत खुश हैं। देखो हो सकता है कि चमचों को ना दिखे कि कश्मीर कितना बदल चुका है, लेकिन आप लोग कश्मीर की जनता से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो बता रहे हैं कि आज कश्मीर कितना बदल चुका है। कांग्रेस के समय में कैसा कश्मीर हुआ करता था हम सब जानते ही हैं, और आज के समय में कैसा कश्मीर है ये आप लोगों ने सुन ही लिया। जिस आदमी की औकात हमारे घर का नौकर बनने की नहीं, उसे अपने देश का पीएम कैसे बना दिया। सेम यही शब्द थे इंदिरा गांधी के जब लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का पीएम चुना गया। तो हुआ यूं कि 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री को देश का नया पीएम चुना गया, तो यह बात इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं हुई और वो इतनी नाराज हो गई कि शास्त्री जी को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन यह ईगो क्लैश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शास्त्री जी को कदम कदम पर ह्यूमिलिएट किया गया। पीएम बनने के बाद शास्त्री जी को त्रिमूर्ति भवन में शिफ्ट होना था, जो नेहरू का ऑफिशियल रेजिडेंस था। लेकिन इंदिरा गांधी ने वहां पर शास्त्री जी को जबरदस्ती शिफ्ट नहीं होने दिया और रातों रात पूरे भवन को म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं तक नहीं रुकती। इस कहानी का सबसे मिस्टीरियस और खौफनाक ट्विस्ट है 1966 में जब शास्त्री जी की मौत हुई। जब उनकी बॉडी भारत आई तो उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उनकी वाइफ ललिता शास्त्री चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि उनके पति को जहर दिया गया है। लेकिन जस्टिस मिलना तो दूर, इंदिरा गांधी ने और तत्कालीन सरकार ने उल्टा ललिता शास्त्री और उनकी फैमिली को ही इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आप खुद सोचिए, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की विदेश की मिट्टी पर मौत हो जाती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता और उसकी पत्नी को ही उसकी डेथ का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ये थी चमचो तुम्हारी आयरन लेडी की सच्चाई। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।